नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुबह आईएएस एकेडमी की इस ऑनलाइन क्लास में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं घटना चक्र का तीसरा अध्याय यांत्रिकी अर्थात मैकेनिक्स। यह अध्याय हमारे भौतिक विज्ञान का आधार है और यह प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों का क्या है, स्रोत है। इसलिए हम इसे आसान भाषा, उदाहरण और छोटे छोटे ट्रिक्स के साथ समझेंगे ताकि आप इसे लंबे समय तक याद रख सकें। तो दोस्तों आइए हम लोग अपना अध्याय स्टार्ट करते हैं। क्या है? यांत्रिकी। यांत्रिकी यांत्रिकी में हम लोग क्या पढ़ेंगे? द्रव्यमान, गति, बल, त्वरण, संवेग, कार्य, शक्ति तथा ऊर्जा। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम पहला टॉपिक अपना देखते हैं, यांत्रिकी। यांत्रिकी क्या होता है? देखिए, यांत्रिकी परिभाषा देखिए क्या है? भौतिक विज्ञान की वह शाखा भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें पिंडों पर लगने वाला या पिंडों पर बल लगाने या उन्हें विस्थापित करने पर उनके व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। देखिए क्या लिखा? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें पिंडों पर बल लगाने या उन्हें विस्थापित करने पर उनके व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। किसमें? यांत्रिकी में। अब देखते हैं भार क्या है? किसी वस्तु पर क्या लिखा? किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल उस वस्तु का भार कहलाता है। अब देखते हैं द्रव्यमान अर्थात मास। द्रव्यमान किसी वस्तु या पदार्थ के परिमाण को उस वस्तु अपान पदार्थ का क्या लिखा? देखिए क्या लिखा? किसी वस्तु या पदार्थ के परिमाण को उस वस्तु का या पदार्थ का द्रव्यमान कहते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर क्या होता है? स्थिर अर्थात समान रहता है। इसे स्मॉल m से व्यक्त करते हैं। अब देखते हैं भार एवं द्रव्यमान में अंतर क्या है? भार एवं द्रव्यमान में अंतर देख लेते हैं। देखिए पहला अंतर क्या है? पृथ्वी का आकर्षण बल है। भार क्या है? पृथ्वी का आकर्षण बल है। और द्रव्यमान क्या है? वस्तु या पदार्थ का क्या है? परिमाण है। दूसरा पॉइंट क्या है? इसका मात्रक न्यूटन होता है। भार का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। अर्थात भार का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। और बल का भी मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। अब देखिए द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? ग्राम या किलोग्राम होता है। पॉइंट नंबर 3 क्या दिया है? यह एक सदिश राशि है। भार क्या है? सदिश राशि है। जबकि द्रव्यमान क्या है? अदिश राशि है। चौथा पॉइंट क्या है? वस्तु का भार क्या है? भिन्न भिन्न हो सकता है। क्यों हो सकता है? देखिए क्या लिखा है? वस्तु का भार भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न हो सकता है, परंतु वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर अचर रहता है। अचर का मतलब होता है कि स्थिर रहता है, एक समान रहता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु, उसका द्रव्यमान m है, अगर हम दूसरी जगह पर ले जाते हैं यहाँ पर, तो उसका भी द्रव्यमान क्या होगा? m ही होगा, अर्थात वह परिवर्तित नहीं होगा। ठीक है, आगे देखते हैं दूरी एवं विस्थापन देखते हैं। दूरी एवं विस्थापन देखिए, प्रतिदिन क्या लिखा है? प्रतिदिन की भाषा में दूरी अर्थात डिस्टेंस और विस्थापन डिस्प्लेसमेंट एक ही अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, परंतु भौतिकी में इन दोनों शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं। देखिए दूरी क्या होता है? जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई केंद्र बिंदु है, यहाँ से आपने ऐसे यहाँ तक आया आपने, ठीक, ये हो गया दूरी। इसको हम पूरा कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से इस पॉइंट तक, इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक जो हम कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा दूरी। लेकिन डिस्टेंस क्या होता है? ये हो गया आपका फाइनल पॉइंट, ये हो गया इनिशियल पॉइंट। दोनों के बीच का जो सबसे कम दूरी हो जाएगा, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए पढ़ते क्या हम पढ़ते हैं क्या लिखा है? प्रतिदिन की भाषा में दूरी और विस्थापन एक ही अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, परंतु भौतिकी में इन दोनों शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं। जब एक वस्तु एक पिंड से दूसरे बिंदु की ओर क्या लिखा है? जब एक वस्तु एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर चलती है तो चली गई दूरी वस्तु द्वारा तय किए गए अप्रत्यक्ष मार्ग की वास्तविक लंबाई होती है। क्या है? अप्रत्यक्ष मार्ग की वास्तविक लंबाई होती है। जबकि विस्थापन प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की सीधी रेखा मार्ग को बतलाता है। ठीक है, इसीलिए गतिशील वस्तु द्वारा चली गई दूरी जो भी हो, वस्तु का विस्थापन सदैव वस्तु की
प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच सबसे कम दूरी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, प्रदर्शित किया जाता है। अब देखते हैं अगला पॉइंट, चली गई दूरी में केवल क्या होता है, परिणाम अर्थात परिमाण अर्थात मैग्नीट्यूड होता है, जबकि विस्थापन में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। स्पष्ट है कि दूरी एक अदिश राशि है जबकि विस्थापन एक सदिश राशि है। गतिशील वस्तु द्वारा चली गई दूरी शून्य हो सकती है, परंतु वस्तु का अंतिम विस्थापन शून्य हो सकता है। क्या लिखा, गतिशील वस्तु द्वारा चली गई दूरी शून्य नहीं हो सकती है। सॉरी, मैंने गलत पढ़ दिया था। इसमें क्या लिखा, गतिशील वस्तु द्वारा चली गई दूरी शून्य नहीं हो सकती है, परंतु वस्तु का अंतिम विस्थापन शून्य हो सकता है। जैसे कि देखिए, एक ये पॉइंट है, कोई यहाँ से कोई वस्तु चलती है और यहाँ पर फिर आके रुक जाती है। इसने जितना दूरी चला है ये तो हो गया दूरी अर्थात डिस्टेंस हो गया, लेकिन फाइनल बिंदु और जो इसकी प्रारंभिक स्थिति है और अंतिम स्थिति है दोनों सेम पोजीशन पे है, सेम स्थिति में है, तो इसीलिए हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सॉरी क्या डिस्प्लेसमेंट क्या होगा अर्थात विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। वही लिखा है, परंतु वस्तु का अंतिम विस्थापन क्या है, शून्य हो सकता है। किसी गतिशील वस्तु का विस्थापन शून्य तब होगा जब एक निश्चित दूरी चलने के बाद वस्तु अंततः अपने प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाती है। ठीक है, अभी हम लोगों ने पढ़ा, देखिए यहाँ से चला और यही इसी बिंदु पर आ गया। वही लिखा, दूरी चलने के बाद वस्तुतः अपने प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाता है वस्तु। ठीक है, अब देखते हैं चाल एवं वेग। चाल एवं वेग देखते हैं। किसी वस्तु की चाल उसके द्वारा प्रति इकाई समय में चली गई दूरी है, उसे चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा चाल क्या है, उसके द्वारा या अर्थात वस्तु के द्वारा प्रति इकाई समय में चली गई दूरी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। चाल बराबर हमारा होता है चली गई दूरी बटे समय। अब देखते हैं, चाल एक क्या है, अदिश राशि है और इसका SI मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है। किसी वस्तु का वेग उसमें प्रति इकाई समय में उत्पन्न विस्थापन होता है। वेग बराबर क्या है, विस्थापन अपान समय। ठीक है, चाल एवं वेग में अंतर यह है कि चाल में केवल परिमाण होता है, उसमें कोई विशिष्ट दिशा नहीं होती है, जबकि वेग में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, अतः वेग क्या है, सदिश राशि है। अब देख लेते हैं त्वरण देखते हैं। किसी वस्तु के त्वरण को समय के साथ उसके वेग में परिवर्तन की दर के रूप में परिभाषित किया जाता है। त्वरण क्या है, किसी वस्तु द्वारा चले गए वेग, जो किसी वेग से जा रहा है कोई वस्तु, उसके वेग में परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं। त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन अपान टाइम अर्थात समय। त्वरण बराबर क्या है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपान टाइम या समय। यदि वस्तु का क्या लिखा है, यदि वस्तु का प्रारंभिक वेग u हो तथा t समय पश्चात अंतिम वेग क्या हो जाता है, v हो जाता है, तो त्वरण a बराबर क्या होगा, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपान समय। ठीक है, त्वरण का SI मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। अब देखते हैं न्यूटन के गति के नियम देखते हैं। न्यूटन के गति के नियम क्या है, पिंडों अथवा वस्तुओं की गति का वर्णन करने के लिए न्यूटन ने 3 नियम परिभाषित किए हैं। इन नियमों को न्यूटन के गति का नियम कहा जाता है। न्यूटन के गति के नियम बल की प्रसिद्ध परिभाषा देते हैं और वस्तु पर लगाए गए बल तथा उसके द्वारा प्राप्त की गई गति की अवस्था के बीच संबंध स्थापित करते हैं। तो देखते हैं न्यूटन का प्रथम नियम क्या है। देखिए, न्यूटन का जो प्रथम नियम है उसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि कोई वस्तु जिस पोजीशन में है, जिस स्थिति में है, वो उसी स्थिति में रहना चाहता है या रहना चाहती है, ठीक, जब तक कि उसमें कोई बाह्य बल न लगाया जाए। जैसे कोई वस्तु है ये क्या है, गति कर रही है, ये गति ही करना चाहेगी। ठीक, कोई वस्तु रुकी है तो वो रुकी ही रहना चाहेगी जब तक कि इसमें कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक है, तो आइए देखते हैं न्यूटन के गति का प्रथम नियम देखते हैं। प्रथम नियम के अनुसार कोई विराम अवस्था वस्तु, मतलब किसी विराम अवस्था में वस्तु, वो विराम अवस्था में ही बनी रहेगी। ठीक,
और गतिमान वस्तु निरंतर एक समान चाल से सीधी रेखा में गतिमान रहेगी जब तक कि उसकी विरामावस्था अथवा एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन के लिए बाहरी बल के द्वारा उसे बाध्य नहीं किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। उल्लेखनीय है कि किसी वस्तु के विराम अवस्था की अथवा क्या लिखा है, उल्लेखनीय है कि किसी वस्तु की विराम अवस्था रहने की अथवा यदि गतिमान है तो एक सीधी रेखा में निरंतर गति रहने की प्रवृत्ति जड़त्व कहलाती है। ठीक है, जैसे कोई वस्तु है, अगर जो गतिमान है, ठीक, तो गतिमान में ही रहना चाहेगी। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में तो विराम अवस्था में ही रहना चाहेगी। ठीक, इसकी जो प्रवृत्ति है, ये गतिमान है, ठीक, तो ये निरंतर गतिमान रहना चाहेगी। ये जो प्रवृत्ति है, जो विराम अवस्था में वस्तु है, वो विराम अवस्था में रहने की जो प्रवृत्ति है, इसी को हम क्या कहते हैं, इनर्शिया या जड़त्व कहते हैं। इनर्शिया या जड़त्व कहते हैं। आगे देखते हैं। वास्तव में द्रव्यमान किसी वस्तु के जड़त्व की क्या है, माप है। वस्तु में यदि अधिक द्रव्यमान होता है तो उसमें जड़त्व भी अधिक होता है, अर्थात हल्की वस्तुओं की अपेक्षा भारी वस्तुओं में अधिक जड़त्व होता है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं गति के द्वितीय नियम देखते हैं। गति का न्यूटन के प्रथम नियम से यह स्पष्ट है कि किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाने से उसकी गति में क्या होता है, उसकी गति में परिवर्तन होता है, या उसकी स्थिति में क्या होता है, स्थिति में क्या होता है, परिवर्तन होता है। ठीक है, गति में परिवर्तन होने का अर्थ क्या है, वस्तु के त्वरण के उपस्थित होने से है। देखिए क्या लिखा, फिर से पढ़ते हैं। न्यूटन के गति के प्रथम नियम से यह स्पष्ट है कि वस्तु पर बाह्य बल लगाने से उसकी गति में परिवर्तन होता है। गति में परिवर्तन होने का अर्थ वस्तु में त्वरण के उपस्थित होने से है। ठीक, अतः किसी वस्तु पर बल लगाने से उसमें त्वरण उत्पन्न होता है। ठीक, प्रयोगों द्वारा यह देखा गया है कि किसी वस्तु पर आरोपित बल F उस वस्तु के द्रव्यमान m तथा वस्तु में बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो बल F बराबर क्या हो गया, द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है, इस समीकरण को ही न्यूटन का गति का द्वितीय नियम कहते हैं। इसका जो बल होता है, बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। एक न्यूटन वह बल है जो एक किग्रा द्रव्यमान की वस्तु पर लगाए जाने वाले उसमें 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। ठीक है, अब देखते हैं गति का तृतीय नियम क्या है। गति का तृतीय नियम, इसी को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। देखिए क्यों कहते हैं, जब कोई वस्तु, जैसे हम किसी दीवार पे जब हम मुक्का मारते हैं, ठीक, या हथौड़े से हम किसी लोहे या प्लास्टिक किसी वस्तु पर हम जब मारते हैं तो वस्तु भी उतना ही बल लगाता है जितने बल से हम उस पर चोट मारते हैं। ठीक है, जैसे मैं किसी दीवार पे मैंने घूसा मारा, ठीक, या मुक्का मारा, तो दीवार भी मुझे उतना ही प्रतिक्रिया करेगा, उतने ही फोर्स के साथ प्रतिक्रिया करेगा, इसीलिए हमको चोट लगती है। ठीक है, जैसे क्या होता है, जब हम क्रिकेट मैच में जब हम बॉल को कैच करते हैं तो हम हाथ पीछे क्यों कर लेते हैं, कैच पकड़ते समय हम हाथ पीछे इसलिए लेते हैं कि हमारी जो प्रतिक्रिया है वो कम हो जाए और हमको चोट कम लगे। वही नियम है यहाँ का। इसी को गति का जो न्यूटन का जो तृतीय नियम है, उसी को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। इसका यूज देखिए रॉकेट में भी होता है। जैसे क्या होता है, ये रॉकेट है, ठीक, ये रॉकेट में क्या फ्यूल होता है। ठीक, जैसे ही फ्यूल निकलता है तेजी के साथ नीचे की ओर, वैसे ही प्रतिक्रिया करता है, ऊपर की ओर फोर्स लगाता है, तो रॉकेट क्या होता है, ऊपर की ओर चला जाता है और ऊपर की ओर बढ़ता जाता है। आइए हम अपना टॉपिक पढ़ते हैं। क्या लिखा है, गति के तृतीय नियम के अनुसार जब कभी एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बराबर और विपरीत दिशा में बल लगाती है। पहली वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर लगाए गए बल को क्रिया कहते हैं। ठीक है, और दूसरी वस्तु द्वारा पहली वस्तु पर लगाए गए बल को प्रतिक्रिया कहते हैं। क्रिया एवं प्रतिक्रिया परिमाण में क्या होते हैं, बराबर तथा दिशा में एक दूसरे के विपरीत होती हैं। अतः न्यूटन के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। अब हम देखते हैं अगला टॉपिक क्या है हमारा, संवेग अर्थात मोमेंटम। ठीक है, किसी वस्तु के संवेग को उस वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के रूप में परिभाषित करते हैं।
संवेग क्या होता है, P बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, अर्थात P बराबर m इंटू वी। संवेग एक सदिश राशि है जिसकी दिशा वेग की दिशा में ही होती है। प्रत्येक गतिमान वस्तु में संवेग होता है। संवेग का एसआई मात्रक किग्रा मीटर प्रति सेकेंड होता है। अब देख लेते हैं संवेग परिवर्तन क्या है। संवेग परिवर्तन किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर लगे बाह्य बल के समानुपाती होती है। संवेग में परिवर्तन सदैव बल की दिशा में ही होता है। यह न्यूटन के गति के द्वितीय नियम का ही एक अन्य रूप है। तो स्पष्ट है कि बल बराबर हमारा क्या हो गया, संवेग परिवर्तन अपान समय। ठीक, यदि m द्रव्यमान की वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या है, स्मॉल u है, तो इसका प्रारंभिक संवेग क्या हो जाएगा, इसका प्रारंभिक संवेग p बराबर m इंटू यू हो जाएगा। ठीक, यदि वस्तु का फाइनल वेग, देखिए यहाँ पर यदि t समय तक, जब वस्तु प्रारंभिक वेग u था, ठीक, अब t समय तक इस वस्तु पर बल F के कार्य करने पे इसका अंतिम वेग क्या हो जाता है, स्मॉल v हो जाता है। अतः वस्तु का अंतिम संवेग क्या हो जाएगा, p बराबर m इंटू वी। तो संवेग परिवर्तन की दर जब हम निकालते हैं, संवेग परिवर्तन की दर, जो संवेग परिवर्तन है उसको निकालते हैं, तो mv माइनस mu अर्थात F बराबर हो जाएगा, F समानुपाती m इंटू वी माइनस m इंटू यू अपान टी। आगे देखते हैं, जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये देखिए, इसमें देखिए ये वाला जो पॉइंट है m v माइनस यू अपान टी, ये a के बराबर होता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा त्वरण में, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन अपान समय। तो यहाँ पर m इंटू ये हो जाएगा वेग परिवर्तन, यहाँ से वेग परिवर्तन, ठीक है, अपान टी हो जाएगा ये समय। तो f बराबर, जब यहाँ से f बराबर f समानुपाती m इंटू ए हो गया, तो f बराबर जब समानुपाती का चिन्ह या साइन हम जब हटाते हैं तो कांस्टेंट या स्थिरांक किया जाता है। एसआई मात्रकों में स्थिरांक k का मान क्या होता है, 1 होता है। तो 1 जब हम k के बराबर 1 रख देंगे तो f बराबर हमारा m इंटू ए आ जाएगा। इसी को जो कि ये क्या है, गति का द्वितीय नियम है। f बराबर क्या है, गति का, f बराबर m है, ये गति के द्वितीय नियम का फार्मूला है। अब देखते हैं हम संवेग संरक्षण का नियम देखते हैं। संवेग संरक्षण का नियम क्या है, ये दो अथवा दो से अधिक पिंडों के समुदाय पर कोई बाह्य बल कार्य न करे तो क्या है, दो या दो से अधिक पिंडों के समुदाय पर कोई बाह्य बल कार्य न करे तो समुदाय का संयुक्त संवेग स्थिर बना रहता है। इसे ही संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कार्य बराबर क्या है। कार्य के बारे में पढ़ते हैं। यदि किसी वस्तु पर बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन किया जाता है तो इसमें जो क्रिया संपन्न होती है उसे कार्य कहते हैं। क्या लिखा है, यदि किसी वस्तु पर बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन किया जाता है तो इसमें जो क्रिया संपन्न होती है उसे कार्य कहते हैं। यदि बल लगाने पर वस्तु की स्थिति में परिवर्तन न हो तो कार्य किया हुआ नहीं माना जाएगा। जैसे क्या, कोई व्यक्ति है, ठीक है, बोझा लिए सर पर खड़ा है और वह क्या है, नहीं चल रहा है, अर्थात उसमें विस्थापन नहीं हो रहा है, तो कार्य नहीं माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि कार्य के लिए बल भी होना चाहिए और उसमें विस्थापन भी होना चाहिए, ठीक, तभी कार्य माना जाएगा। जैसे कोई बुक है, कोई पुस्तक है, जब एक जगह स्थायी है तो इसमें कोई कार्य नहीं हो रहा है। जैसे ही कोई बल लगाकर इसको हम विस्थापित कर देते हैं, विस्थापित करते हैं, तो इसमें कहा जाएगा कि इसमें कार्य है। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा है। देखिए क्या लिखा है, कार्य क्या है, यदि किसी वस्तु पर बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन किया जाता है तो इसमें जो क्रिया संपन्न होती है उसे कार्य कहते हैं। यदि बल लगाने पर वस्तु की स्थिति में परिवर्तन न हो तो कार्य किया हुआ नहीं माना जाएगा। किसी वस्तु पर किए गए कार्य का मान लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के
विस्थापन के क्या होता है, ये गुणनफल के बराबर होता है। देखते कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन की दिशा, क्या लिखा, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, अर्थात बल गुणे विस्थापन हो जाएगा। फार्मूला हमारा W बराबर F इंटू एस। तो बल F क्या है, पिंड के विस्थापन की दिशा में न होकर उसे थीटा कोण पर बना रहा है तो क्या है, तो देखिए ये हो जाएगा फार्मूला इसमें, ये डायग्राम देखिए। यदि कोई वस्तु है, ठीक, विस्थापन की दिशा में अगर बल ना लगाएं, ठीक, ये कोई वस्तु है ये, ठीक, अगर विस्थापन की दिशा में बल ना लगाकर ऐसे दिशा में लगाएं तो इसमें एक कोण बनेगा, ठीक है। तो तब कार्य बराबर हमारा हो जाएगा W बराबर F cos थीटा इंटू एस, अर्थात डिस्प्लेसमेंट ऐसा है यहाँ पर, जहाँ F cos थीटा क्या है, विस्थापन की दिशा में बल का क्या है, घटक है। कार्य एक अदिश राशि है। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। यदि 1 न्यूटन का बल किसी पिंड को बल की दिशा में किसी पिंड को बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित कर दे तो किया गया कार्य 1 जूल होगा, अर्थात 1 जूल बराबर 1 न्यूटन गुणे 1 मीटर। अब देखते हैं शक्ति अथवा सामर्थ्य। शक्ति अथवा सामर्थ्य क्या लिखा है, किसी मशीन अथवा कर्ता के द्वारा कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, सामर्थ्य कहते हैं। किसी, देखिए, कार्य करने की जो दर होती है, देखिए, कार्य करने की क्षमता होती है एक, ठीक, और कार्य करने की दर होती है, ठीक। तो कार्य करने की जो दर होती है उसे को हम सामर्थ्य कहते हैं, अर्थात शक्ति। तो शक्ति बराबर क्या हो जाएगी, कार्य बटे समय, ठीक। यदि कोई करता है टी समय में W कार्य करता है तो उसकी शक्ति क्या हो जाएगी, शक्ति बराबर W अपॉन टी, अर्थात शक्ति को यदि हम P मान लेते हैं, इसको P से डिनोट करते हैं, तो P बराबर W अपॉन टी। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल प्रति सेकंड होता है, इसे वाट भी कहते हैं। शक्ति का क्या है, एक अन्य मात्रक है जिसे अश्व सामर्थ्य अर्थात हॉर्स पावर भी कहते हैं। एक हॉर्स पावर अर्थात एक अश्व सामर्थ्य बराबर 746 वाट होती है, ठीक। अब देखते हैं एनर्जी अर्थात ऊर्जा देखते हैं। किसी वस्तु की, क्या लिखा है, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता, देखिए, कार्य करने की दर को हम सामर्थ्य कहते हैं, अर्थात शक्ति कहते हैं। लेकिन किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता उसकी ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा के क्या अनेक रूप है, जैसे कि यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा इत्यादि। ऊर्जा क्या है, ऊर्जा एक अदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। अब देखते हैं यांत्रिक ऊर्जा, यदि किसी पिंड को कुछ यांत्रिक कार्य करने की क्षमता प्रदान करती है, यदि किसी पिंड को कुछ यांत्रिक कार्य करने की क्षमता प्रदान करती है तो यह 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है गतिज ऊर्जा, दूसरा क्या है, स्थितिज ऊर्जा। देखिए, गतिज ऊर्जा क्या होगा, जब कोई वस्तु गतिमान है तो उसमें गतिज ऊर्जा होगी। स्थितिज ऊर्जा क्या है, कोई वस्तु है, इसको ऊपर, इसकी स्थिति में हम परिवर्तन करते हैं, अर्थात जितना हम इसको ऊपर ले जाते हैं, ठीक, तो हमारा स्थितिज ऊर्जा उतना अधिक बढ़ता जाएगा, ठीक। तो आगे देखते हैं क्या है, गतिज ऊर्जा। एक पिंड की स्थितिज ऊर्जा एवं गतिज ऊर्जाओं का कुल योग इसकी यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या है, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। अब देखते हैं हम काइनेटिक एनर्जी अर्थात गतिज ऊर्जा। देखिए, वह ऊर्जा जो किसी वस्तु में उसकी गति के कारण होती है। किसके कारण होती है, गति के कारण होती है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m की तरह तथा चाल v मीटर पर सेकेंड हो तो उस वस्तु की गतिज ऊर्जा अर्थात काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² हो जाएगा, ठीक। अब देखते हैं स्थितिज ऊर्जा क्या है, अर्थात पोटेंशियल एनर्जी। वह ऊर्जा जो किसी वस्तु या निकाय की स्थिति अथवा दशा के कारण होती है। किसके कारण होती है, स्थिति अथवा दशा के कारण होती है। स्पष्ट है कि यदि कोई वस्तु किसी बल के अंतर्गत एक स्थिति से दूसरी स्थिति में लाई जाए तो इस दौरान किया गया कार्य ही वस्तु की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। स्थितिज ऊर्जा के कई रूप होते हैं, जैसे कि प्रत्यास्थ
प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, क्या लिखा है, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा इत्यादि इत्यादि। किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा क्या है, पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh, ठीक है, mgh, जहां m क्या है, द्रव्यमान है, g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, h क्या है, ऊंचाई। देखिए h ऊंचाई, कोई यहाँ वस्तु है, ठीक, इसको h ऊंचाई पे ले जाएंगे, इसको h ऊंचाई पे जब ले जाएंगे तो इस ले जाते समय इस वस्तु में एक गुरुत्वीय त्वरण भी कार्य करेगा इस पर, ठीक है, और जितना ऊंचाई पे ले जाएंगे h का मान बढ़ता जाएगा, ठीक, और इस वस्तु का एक द्रव्यमान भी होगा, और h की ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, हमारी बढ़ेगी। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देख लेते हैं जो परीक्षाओं में आए हुए हैं। देखिए साधारण यंत्र, क्या लिखा है, साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है। कैसे करता है, साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है कम काम करने में, कम बल का प्रयोग। देखिए जब कोई मशीन होती है, कोई यंत्र होता है, उसको हम क्यों काम में लेते हैं, कि हमारे कार्य को कम समय में, ठीक, अधिक मात्रा में काम करें, ठीक, वही देखिए क्या लिखा है, साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है। कैसे काम करता है, पहला ऑप्शन क्या है, कम काम करने में, कम बल का प्रयोग करके उतनी ही मात्रा में काम करने में, उतनी ही कम मात्रा में काम धीरे धीरे, उतनी ही मात्रा में काम अधिक तेजी से करने में। देखिए बी पॉइंट इसका सही है, कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में, ठीक है, देख लेते हैं इसको। आंसर में क्या लिखा है, साधारण यंत्र, जैसे कि सिंपल मशीन क्या है, किसी व्यक्ति द्वारा कम बल प्रयोग करके उतनी ही मात्रा में काम करने में सहायता करते हैं। साधारण यंत्रों के कुछ उदाहरण जैसे कि गरारी, पुली, पहिया एवं धुरी, ठीक, उत्तोलक, पेंच आदि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगी, तो तराजू की रीडिंग क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है, तो तराजू की रीडिंग क्या होगी, बढ़ेगी। देखते हैं कैसे बढ़ेगी। देखिए व्यक्ति के गहरी सांस लेने में तराजू की रीडिंग बढ़ेगी, अर्थात तराजू द्वारा व्यक्ति का वजन अधिक दर्शाया जाएगा। 1 लीटर वायु 1.225 ग्राम वजनी होती है। 1 लीटर वायु अंदर खींचने पर व्यक्ति का वजन 1.225 ग्राम बढ़ जाएगा, हालांकि व्यक्ति के घनत्व में कमी दर्ज होगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा डी आयतन। डी आयतन, आयतन क्यों है देखते हैं। वे राशियां, क्या लिखा, वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है सदिश राशियां कहलाती हैं। जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें हम अदिश राशियां कहते हैं। अतः बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, आवेग आदि सदिश राशियां हैं, जबकि आयतन क्या है, अदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि, अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, अभी हम लोगों ने उसमें पढ़ा, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है, तो इसमें सदिश राशि विस्थापन सदिश राशि नहीं है, बाकी सब सदिश राशियां हैं, ठीक है, तो ऑप्शन इसमें आपका हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है, सदिश राशि नहीं है, तो गति जो है सदिश राशि नहीं है, तो क्यों नहीं है देखते हैं। वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है सदिश राशियां कहलाती है। उदाहरण के लिए बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग आदि। जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, यदि क्या परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशियां कहते हैं। उदाहरण के लिए क्या है, आयतन, दाब, चाल, दूरी आदि। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कह रहा है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है, तो कौन सी इसमें अदिश राशि है, दाब क्या है हमारी अदिश राशि है, ठीक। आंसर में देखते हैं क्या लिखा है, वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है सदिश राशियां कहलाती है। उदाहरण बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग आदि। जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल
परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशियां कहते हैं। उदाहरण के लिए क्या है, आयतन, दाब, चाल, दूरी, दूरी ऊर्जा, कार्य आदि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है इसमें। निम्नलिखित में कौन सी एक सदिश राशि है, तो कौन सी सदिश राशि है, संवेग है, अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, पदार्थ के संवेग, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है, तो कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है, सी, द्रव्यमान। देखिए संवेग क्या होता है, देखिए संवेग P बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। ठीक ठीक, तो P अपान जब हम V करेंगे तो M हमारा प्राप्त होगा, अर्थात द्रव्यमान प्राप्त होती है। ठीक है, ये देखिए लिखा है इसमें, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को वस्तु का क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, अर्थात इसलिए द्रव्यमान बराबर संवेग अपान वेग हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, बल गुणनफल है, बल जो है किसका किसका गुणनफल है, तो बल बराबर होता है, बल F बराबर होता है M इंटू ए, अर्थात द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल वह धक्का या खिंचाव है जो एक वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर आरोपित किया जाता है, अर्थात बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संपर्क बल, गैर संपर्क मतलब बिना संपर्क किए बल है, तो आपका आंसर हो जाएगा चुंबकीय बल। देखिए चुंबकीय बल क्या है, यहाँ मान लीजिए आयरन है, लोहा है, यहाँ कोई चुंबक है, बिना कोई संपर्क किए ही ये क्या हो जाता है, लोहा चुंबक की ओर खींच जाता है। ठीक, ये हमारा चुंबकीय बल हो गया। उत्तर देख लेते हैं इसका क्या है, देखिए इसमें क्या लिखा है, गैर संपर्क बल वे बल है जो किसी वस्तु पर उसके साथ किसी भी भौतिक संपर्क के बिना कार्य करते हैं। चुंबकीय बल एक गैर संपर्क बल के उदाहरण है, जबकि घर्षण बल तथा प्रभावी बल संपर्क बल का उदाहरण है। गैर संपर्क बल में वस्तु के एक दूसरे के साथ संपर्क होने की संभावना क्या होती है, कम होती है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या है इसमें, यदि किसी घन अर्थात क्यूब के आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली संख्याएं समान हो तो उस घन के किनारे की लंबाई की क्या होगी, माप क्या होगी, माप इकाई में होगी। ठीक है, देखते हैं इसका आंसर हो जाएगा डी 6। अब कैसे होगा देखते हैं, घन का आयतन, देखिए घन का आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, अर्थात एल क्यू। ठीक, अब घन का पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा 6L स्क्वायर, प्रश्नानुसार दोनों आपस में क्या है, समान है, तो एल क्यू बराबर 6L स्क्वायर जब बराबर हो जाएगा। ठीक, तो जब हम L बराबर निकालेंगे, L बराबर तो हमारा 6 आएगा। देखिए स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा यहाँ पर, तो सिर्फ L बचेगा। ठीक है, L तो L बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं ऊर्जा संरक्षण का आशा क्या है, ऊर्जा संरक्षण का आशा क्या है, देखिए ऊर्जा संरक्षण का आशा क्या है, देखिए ऊर्जा को न तो हम खत्म कर सकते हैं और ना ही बना सकते हैं, अर्थात कह सकते हैं ऊर्जा का कोई विनाश नहीं कर सकता और ना ही इसको बना सकता है, बल्कि ऊर्जा क्या है, एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती है। अब इस क्वेश्चन का आशा क्या देखते हैं, ऊर्जा का सृजन और विनाश होता है, गलत है। ऊर्जा का सृजन हो सकता है, नहीं, ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता, परंतु ये भी गलत है। ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता और न ही विनाश, तो ये ऑप्शन आपका सही है, तो आंसर हो जाएगा आपका डी। आंसर में क्या लिखा, ऊर्जा संरक्षण के मूल सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही ऊर्जा का विनाश हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा के अधिकांश स्रोत संग्रहित और ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंततः सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता है, तो आपका ऑप्शन इसमें क्या लिखा है, ए एंड बी लिखा है, नाभिकीय ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा। ठीक है, तो आंसर इसका पढ़ लेते हैं हम कि नाभिकीय ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा क्यों है। देखिए क्या लिखा है, भूतापीय ऊर्जा सूर्य द्वारा उत्पादित नहीं होती है, बल्कि यह पृथ्वी के भीतरी भाग में होने वाली नाभिकीय अपक्रियाओं से व्युत्पन्न होती है।
नाभिकीय ऊर्जा ऊर्जा का एक ऐसा रूप है जो परमाणु नाभिक अर्थात एटॉमिक न्यूक्लियस द्वारा मुक्त होता है, रिलीज होता है। नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिकीय ऊर्जा दो विधियों अर्थात विखंडन एवं संलयन, फिशन एंड फ्यूजन द्वारा उत्पादित हो सकती हैं। स्पष्ट है कि भूतापीय ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा दोनों ही सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है, जबकि बायोमास ऊर्जा और पवन ऊर्जा सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। हवाओं की ऊर्जा होती है। हवाओं की ऊर्जा क्या है? केवल इसमें गतिज ऊर्जा होती है हवाओं में, ठीक, क्योंकि ये जो गतिशील होता है उसमें गतिज ऊर्जा होती है। अभी हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी में पढ़ा, गतिज ऊर्जा में पढ़ा। देखिए, बहती हुई हवा क्या है? केवल गतिज ऊर्जा होती है इसमें। हवाओं की गतिज ऊर्जा को ऊर्जा के अन्य रूपों जैसे कि विद्युत या यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्या है? वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो गतिज ऊर्जा। आपका आंसर ऑप्शन हो जाएगा गतिज ऊर्जा। इसका आंसर देख लेते हैं। बहती वायु, क्या लिखा है? बहती वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। पवन ऊर्जा के उत्पादन के लिए हवादार जगहों पर पवन चक्कियों को लगाया जाता है, जिनके द्वारा वायु की गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इस यांत्रिक ऊर्जा को जनित्र की मदद से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? क्या लिखा है? निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? तो गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में। ठीक है, गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में। ठीक, घर्षण बल देखिए इसमें क्या है? घर्षण बल। ठीक, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में, स्थितिज ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन ए सही है, गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में। देखिए, जब कोई वस्तु है उसमें गति होगी, मोशन होगा। आप ही है, आप जैसे कोई व्यक्ति है, वो रनिंग कर रहा है, तो क्या वो गतिमान है और उसके शरीर से क्या होती है? ऊष्मा निकलती है। अर्थात घर्षण, जैसे कोई माचिस की तीली है, जब हम उस पर माचिस पर रगड़ते हैं तो उसमें क्या ऊष्मा निकलती है। जब कोई वस्तु है, जब हम उस पर रगड़ते हैं किसी वस्तु को, कोई फर्श पे कोई वस्तु को हम रगड़ते हैं तो उसमें क्या होता है? वह हीट हो जाता है, अर्थात उसमें क्या है? ऊष्मा निकलता है। किसके कारण? घर्षण बल के कारण। घर्षण के कारण क्या है? उसमें ऊष्मा निकलती है। तो आइए हम पढ़ते हैं अपना आंसर क्या लिखा है। घर्षण बल स्थिर स्थिति के साथ साथ गतिमान स्थिति में भी लागू होता है। घर्षण से संबंधित गुणांक को स्थैतिक गुणांक और गतिशील गुणांक कहा जाता है। जबकि स्थिर क्या लिखा है? जबकि स्थिर स्थिति में कोई विस्थापन नहीं होता है, अर्थात कोई कार्य नहीं किया जाता है, इसलिए कोई ऊर्जा रूपांतरण नहीं होता। गतिशील स्थिति में घर्षण बल के विरुद्ध गति होती है, जिससे से ऊष्मा के माध्यम से ऊर्जा की हानि होती है। दूसरे शब्दों में गतिज ऊर्जा ऊष्मा में परिवर्तित होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। सूची को मिलाना है। सूची 1 सूची 2 को क्या करता है? सुमेलित करना है। ठीक, और इनके सही उत्तर लिखना है। ठीक है, देखिए, ऊर्जा रूपांतरण और युक्ति प्रक्रम यहाँ देखते हैं। ऊष्मा से वैद्युत, ऊष्मा से वैद्युत किसके द्वारा हो जाएगा? ये सौर सेल, ये सौर सेल हो जाएगा। वैद्युत से ध्वनि, वैद्युत से ध्वनि लाउड स्पीकर। तीसरा देखिए, ए का हो गया 4, बी का हो गया 3। द्रव्यमान से ऊष्मा, द्रव्यमान से ऊष्मा अर्थात नाभिकीय रिएक्टर, नाभिकीय रिएक्टर तो हो जाएगा सी का हो गया दूसरा। रासायनिक से ऊष्मा एवं प्रकाश अर्थात ये हो जाएगा ईंधन एवं दहन, तो डी का हो गया 5।
इसमें ऑप्शन हो जाएगा 4325। देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन है, बी वाला पॉइंट। तो बी आंसर आपका सही है, 4325। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? तो सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? गैलीलियो ने। ठीक, देख लेते हैं गैलीलियो साहब कैसे प्रदर्शित किए थे। गैलीलियो ने ही सर्वप्रथम एक समान रेखीय गति को परिभाषित किया था। उसके अनुसार प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी को गति कहते हैं। तत्पश्चात न्यूटन ने पिंडों एवं वस्तुओं की गति का वर्णन करने के लिए गति के नियम का प्रतिपादित किया। गति के नियम का प्रतिपादित किए। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। न्यूटन के गति का पहला नियम जाना जाता है जड़त्व का नियम। अभी हम लोगों ने पढ़ा जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया इसको कहते हैं। क्या लिखा है इसमें? न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। इसके अनुसार प्रत्येक पिंड तब तक अपनी विरामावस्था अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में रहता है जब तक कि कोई बाह्य बल उसे अन्यथा व्यवहार करने के लिए विवश नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है, क्या लिखा है? एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? स्थिरता का जड़त्व। ठीक, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जब कोई व्यक्ति होता है, जैसे वो बैठा है, स्थिर है, तो वह स्थिर ही रहना चाहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। जो कोई गतिमान है तो वो गतिमान ही रहना चाहेगा जब तक कि उसे बाह्य बल लगाकर रोका न जाए। ठीक है, इसका ऑप्शन ए सही है। देखिए क्या लिखा है इसमें, यात्री ट्रेन के एकाएक चल देने से पीछे की ओर गिर जाते हैं। इसका कारण यह है कि यात्री के शरीर का निचला हिस्सा जो गाड़ी के संपर्क में है, यह हिस्सा गाड़ी के साथ साथ चलने लगता है, परंतु ऊपरी हिस्सा स्थिरता के जड़त्व के कारण विरामावस्था में ही बने रहने का प्रयत्न करता है। फलतः यात्री के शरीर का ऊपरी हिस्सा पीछे की ओर झुक जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है। बस में बैठे यात्री क्या होंगे? बाएं की ओर। जब दाईं ओर मुड़ेगी तो वो लोग बाईं ओर झुकेंगे। जब बाईं ओर मुड़ेगी तो यात्री दाईं ओर झुकेंगे। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा आपका सी। देखते हैं कैसे। जब बस, क्या लिखा? जब बस तीव्र गति से दाईं ओर मुड़ती है, जब बस तीव्र गति से दाईं ओर मुड़ती है तो उसमें बैठे यात्री बाईं ओर झुक जाते हैं। इसे जड़त्व के नियम के आधार पर समझा जा सकता है। बस के सीधे रास्ते पर चलने के दौरान यात्रियों का शरीर भी एक सरल रेखीय गति पर गतिमान होता है और अचानक दाईं ओर मुड़ने पर अपनी सरल रेखीय गति को बनाए रखना चाहता है, जिसके फलस्वरूप यात्री बाईं ओर झुक जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। स्थित विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? स्थित विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? विश्राम की स्थिति से है। किससे? विश्राम की स्थिति से। तो देख लेते हैं आंसर में क्या लिखा है। स्थित विज्ञान यांत्रिकी की वह शाखा है जो विश्राम की स्थिति से संबंधित है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। इसमें क्या है? कथन ए, एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने गति में ला सकता है। क्या लिखा? फिर से देखते। एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपनी गति को अर्थात अपने गति में ला सकता है। कारण इसका देखेंगे। कारण क्या है? यदि किसी यंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग h परिवर्तित नहीं हो सकता है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर क्या है? ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है देखते हैं आगे क्या लिखा। घर्षणहीन पृष्ठ पर कोई भी व्यक्ति गति नहीं कर सकता क्योंकि किसी भी प्रकार की गति के लिए घर्षण क्या है? आवश्यक है। हालांकि पूर्णतः घर्षण रहित सतह पर कोई व्यक्ति सीटी बजाकर अपने गति को गति में ला सकता है। सीटी बजाने के लिए व्यक्ति एक दिशा में हवा छोड़ेगा, जिसके परिणाम स्वरूप विपरीत दिशा में वह गति करने लगेगा। यह न्यूटन के तृतीय नियम के आधार पर समझा जा सकता है, जिसके अनुसार प्रत्येक क्रिया के लिए
सदैव समान परिमाण एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इस प्रकार कथन ए सत्य है। कारण आर में संवेग संरक्षण के सिद्धांत का उल्लेख है जो कि पूर्णतः सत्य है। अतः कथन ए और कारण आर दोनों सही है, परंतु आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है। क्योंकि बर्फ क्या है, घर्षण बल बहुत कम होता है। ठीक है, तो लिखा बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण क्या होता है, कम होता है। तो ऑप्शन आपका डी सही है। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, सड़क पर चलने में हमें आसानी इसलिए होती है क्योंकि पृथ्वी पर उसकी सतह खुरदरी होने के कारण घर्षण बल उत्पन्न होता है। उसकी सतह खुरदरी होने के कारण ही हम उस पर पैर टिकाकर पृथ्वी को पीछे ढकेलते हैं और न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार हम आगे बढ़ जाते हैं। इसके विपरीत बर्फ में क्या लिखा है, इसके विपरीत बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण क्या होता है, कम होने के कारण उस पर चलना सड़क पर चलने की तुलना में कठिन होता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं क्या लिखा है। निम्न कथन पर तथा उसके निकाले गए निष्कर्ष पर विचार करिए, बताइए कि कौन सा निष्कर्ष सही है। देखिए, भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। क्यों? निष्कर्ष में क्या है, किसी चलायमान वस्तु का भार कम होता है। प्रारंभ में पहिए फिसलने लगते हैं। एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम हो जाता है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो आंसर आपका सी सही है। ठीक है, देखते उत्तर में क्या लिखा है, आंसर में क्या लिखा है, भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक बल से अपेक्षाकृत अधिक बल लगाना पड़ता है क्योंकि एक बार गाड़ी चल देने के बाद घर्षण कम हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है। फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है, संवेग परिवर्तन की दर को कम करने के लिए। तो किसके लिए, संवेग परिवर्तन की दर को कम करने के लिए। ऑप्शन आपका ए है सही। देखिए क्या लिखा है इसमें, फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर गोल में तेज गति से आ रहे फुटबॉल को लपकते समय अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। इस प्रकार गोलकीपर गेंद को वेग को शून्य करने में अधिक समय लगाता है। इस प्रकार फुटबॉल में संवेग परिवर्तन की दर कम हो जाती है। इस कारण तेज गति से आ रहे फुटबॉल का प्रभाव हाथ पर कम पड़ता है। अगर फुटबॉल को अचानक रोका जाता तो तीव्र गति से आ रही फुटबॉल का वेग बहुत कम समय में शून्य होता और उस स्थिति में फुटबॉल में संवेग में परिवर्तन की दर अधिक होगी और उसे लपकने में अधिक बल लगाना होगा, जिससे गोलकीपर की हथेली में चोट लगने की आशंका भी होती है। यह अनुप्रयोग गति के द्वितीय नियम पर आधारित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रक्रिया होती है। यह नियम किसका है, न्यूटन का है। तो आंसर में क्या लिखा है, प्रकृति में बल कभी भी अकेला नहीं पाया जाता। दो पिंडों के बीच परस्पर अन्योन्य क्रिया बल है। अन्योन्य क्रिया बल है। बल सदैव युगल में पाए जाते हैं। साथ ही दो पिंडों के बीच परस्पर बल सदैव समान एवं विपरीत दिशा में होते हैं। न्यूटन ने इस धारणा को गति के तृतीय नियम के रूप में व्यक्त किया जो इस प्रकार है, प्रत्येक क्रिया की सदैव समान एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है, तो अभिकेंद्र बल। ठीक है, इसमें क्या लिखा, अंतरिक्ष में वस्तु की स्वतंत्र गति वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान, तो यही है अभिकेंद्र बल। क्या होता है, जो वृत्ताकार पथ होता है, कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में गति करता है तो उस पर अभिकेंद्र बल कार्य करता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, देखते हैं आंसर में क्या लिखा है।
एक समान तृतीय सॉरी क्या लिखा, एक समान वृत्तिगत में गति स्थिर होती है लेकिन दिशा बदलती रहती है, अर्थात दिशा बदलती है। दिशा वेग बदलने के लिए जिस बल की आवश्यकता होती है उसे अभिकेंद्र बल कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी धागे से बंधे हुए पत्थर को कोई व्यक्ति वृत्ताकार पथ पर घुमाता है तो धागे को छोड़ने से पहले पत्थर एक निश्चित चाल से वृत्ताकार पथ पर गति करता है तथा प्रत्येक बिंदु पर उसकी गति की दिशा बदलती है। दिशा के परिवर्तन में वेग परिवर्तन या त्वरण सम्मिलित है। आगे देखते हैं, जिस बल के कारण यह त्वरण होता है तथा जो पत्थर को वृत्ताकार पथ में गतिशील लगता है वह बल केंद्र की ओर लगता है। इस बल को अभिकेंद्र बल अर्थात सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। इस बल की अनुपस्थिति में पत्थर एक सरल रेखा में मुक्त रूप से गतिशील हो जाता है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति अपकेंद्र बल के कारण है। अपकेंद्र बल पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण ही मिल पाता है। यदि ऐसा कोई बल न हो तो चंद्रमा एक समान गति से सरल रेखीय पथ पर चलता रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। एक परिभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है? तो किसके? पृथ्वी के घूर्णन के कारण कोरियोलिस बल होता है। देख लेते हैं आंसर में क्या लिखा है। वायुमंडलीय दाब में भिन्नता के कारण वायु गतिमान होती है। इस क्षैतिज गतिज वायु को क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। पवनें उच्च दाब से कम दाब की ओर प्रवाहित होती हैं। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन पवनों की दिशा को प्रभावित करता है। पृथ्वी के घूर्णन द्वारा लगने वाले बल को कोरियोलिस बल कहते हैं। या कोरियोलिस बल कहा जाता है। कोरियोलिस बल अक्षांशों के कोण के सीधा समानुपात में बढ़ता है। यह ध्रुवों पर सर्वाधिक और विषुवत वृत्त पर अनुपस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, क्या लिखा है इसमें। एक मनुष्य स्थिर नाव से 5 मीटर पर सेकंड की चाल से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कूदा और नाव 0.5 मीटर पर सेकंड चाल से क्या पीछे की ओर खिसकी। ठीक, क्या लिखा है। एक मनुष्य स्थिर नाव से 5 मीटर पर सेकंड की चाल से कूदा और नाव 0.5 मीटर पर सेकंड की चाल से खिसकी। बताएं कि नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का कितना गुना होगा। ठीक है, देखते हैं। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा डी। ऑप्शन उसका डी हो जाएगा। देखिए, माना क्या है। माना व्यक्ति का द्रव्यमान मैंने m मान लिया, स्मॉल m, तथा नाव का द्रव्यमान मैंने स्मॉल n मान लिया। ठीक, नाव प्लस व्यक्ति का कूदने के पूर्व संवेग क्या है? 0 है, जब वो प्रारंभिक स्थिति में है। ठीक, तो वहां जो इनिशियल वेग या जो इसका संवेग होगा वो क्या है? 0 है। व्यक्ति के कूदने के उपरांत दोनों का संवेग क्या हो जाएगा? दोनों का संवेग देखिए फाइनल, देखिए ये हो जाएगा n इंटू v। ठीक है, तो m इसका मैंने मान लिया, व्यक्ति का द्रव्यमान m और वेलोसिटी इसकी कितनी थी? 5 मीटर पर सेकेंड। और नाव जो है, नाव का मैंने द्रव्यमान मान लिया स्मॉल n और 0.5 मीटर पर सेकेंड से कूदता है। ठीक, नाव क्या है? पीछे की ओर खिसकती है। तो देखिए ये इतना मान रखा मैंने यहाँ पर वैल्यू, और सॉल्व करने पर क्या है? इसका जो संवेग है 0 है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। ठीक है, तो n बराबर हमारा इतना, n गुणे 0.5 बराबर m इंटू 5 ये आया। ठीक, इसको जब सॉल्व करेंगे तो दोनों का रेशियो क्या है? 10 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या लिखा? एक 0.12 किलोग्राम द्रव्यमान की एक गेंद को 20 मीटर सेकेंड इनवर्स की चाल से चल रही है कि डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य क्या होगी। इसमें देखिए डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य निकालने के लिए कह रहा है। ठीक, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य पूछ रहा है। ठीक है, इसमें देखिए द्रव्यमान कितनी दिया है इसका? m बराबर हमारा 0.12 किलोग्राम है। ठीक है, वेलोसिटी कितनी दी है इसकी? v बराबर 20 मीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ये हमारी क्या है?
वेलोसिटी है, ठीक। हमें निकालना क्या, तरंग दर। तरंग दर क्या है, लेमडा हमको निकालना है, ठीक। देखिए जो फार्मूला होता है हमारा, फार्मूला डी ब्रोगली तरंग दर, लेमडा बराबर क्या होता है, एच अपान पी। एच अपान पी क्या होता है, एच अपान पी। एच क्या है, प्लांक नियतांक है, और पी क्या है हमारा, संवेग। पी क्या है हमारा, संवेग है। अब इसको लेमडा बराबर एच अपान पी आ गया, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये फार्मूला है, यहाँ पर देखिए, ठीक। देखिए लेमडा बराबर एच अपान पी। एच क्या है, प्लांक स्थिरांक है, जिसका मान होता है 6.626 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड, ठीक है। और P बराबर m इंटू वी। एम इंटू वी का मान क्वेश्चन में दिया है, ठीक। तो हम जब सॉल्व करेंगे, लेमडा का मान मैंने रखा, ठीक। m जो 0.12 किलोग्राम हो गया और वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड हो गया। जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 2.758 इंटू 10⁻³ मीटर। तो लगभग में आपका आंसर हो जाएगा आपका डी, ठीक है। आंसर डी सही है इसका। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है, एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जा क्या है, समान है। यदि समान अवरोधक बल लगाए जाए, वे क्रमशः एक्स वाई और दूर, मतलब कितनी दूरी पर जाकर रुकेंगे। देखिए जब दोनों की गति, तीनों की क्या गतिज ऊर्जा समान है, उस पर समान अवरोधक भी लगाए जाए, तो इनकी जो दूरी होगी वो क्या होगी, समान होगी। समान होगी अर्थात क्या, इसका आंसर जो होगा सी होगा। देखते हैं कैसे होगा। यदि किन्हीं वस्तुओं की गतिज ऊर्जा समान है और उन पर समान अवरोधक बल लगाए जाएं, तो वे समान दूरी पर ही रुकेंगी, अर्थात अतः एक्स वाई और जेड आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जा, क्या लिखा है, दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात क्या है, 4:9 है। तो उनके वेगों का अनुपात क्या होगा। गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, 1/2 mv², ठीक है। तो हम कर लेंगे K1/K2, ठीक। एक में V1 मान लेते हैं, एक में V2 मान लेते हैं, ठीक है। K1/K2 करेंगे हम, ठीक। और V1/V2, तो ये m वाला हिस्सा तो कट जाएगा, बचेगा V1/V2, और इसका स्क्वायर होता है, हाफ mv² होता है, ठीक है। K बराबर हाफ mv², तो दोनों क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। फिर से देखते हैं इसको, यहाँ पर देखिए दो समान द्रव्यमान की वस्तु गतिज ऊर्जाओं का अनुपात इतना है। पहले को मैंने V1 मान लिया और V2 मान लिया, ठीक है। तो K1/K2 बराबर जब हम निकालेंगे, तो फार्मूला अभी मैंने बताया कि हाफ mv² होता है। फार्मूला K बराबर क्या होता है, हाफ mv²। तो जब K1/K2 करेंगे तो हाफ mv तो कट जाएगा, तो V1/V2 का होल स्क्वायर ये बचेगा। जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो K1/K2 का क्या हो जाएगा, रूट आ जाएगा, ठीक है। तो K1/K2 रूट में क्या है, ये 4/9 अंडर रूट है, ठीक है, बराबर V1/V2, ठीक। तो रूट हटाएंगे तो V1/V2 बराबर 2/3, तो 2/3 2:3, आंसर नंबर बी, ठीक है। ये देखिए सोल्यूशन में क्या दिया है, दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान समान है, अतः द्रव्यमान m माना। पहली वस्तु का वेग क्या है, v1 है, दूसरी वेग का v2 है, दूसरी वस्तु का वेग क्या है, v2 है। तो पहली वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या है, K1 बराबर हाफ mv², हाफ mv1², दूसरी वस्तु का हाफ mv2², ठीक है। तो K1/K2 किया गया, तो ये हाफ m कट गया, तो K1/K2 बराबर 4/9, ये प्रश्नानुसार है, ठीक। आगे देखते हैं। तो K1/K2 का हमने मान रखा, अर्थात वैल्यू रखा ये, तो V1²/V2² बराबर ये आया। जब दोनों का स्क्वायर हटाएंगे तो 2/3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। साइकिल और कारों में क्या लिखा है, साइकिल और कारों में
बॉल बेयरिंग का प्रयोग होता है क्योंकि बॉल बेयरिंग का प्रयोग होता क्यों? देखिए क्या रहेगा, पहिया और धुरी के बीच संस्पर्श का वास्तविक क्षेत्र बढ़ जाता है, ये गलत है। पहिया और धुरी के बीच संस्पर्श का प्रभावी क्षेत्र बढ़ जाता है, ये भी गलत है। पहिया और ध्रुवी के बीच संस्पर्श का प्रभावी क्षेत्र क्या होता है? घट जाता है। तो ये आपका ऑप्शन सही है। तो देखते हैं क्यों सही है। बॉल बेयरिंग के प्रयोग से पहिया और धुरी के बीच संस्पर्श का प्रभावी क्षेत्र घट जाता है। संस्पर्श क्षेत्र के घटने से घर्षण बल कम लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? तो किसमें परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? लोटनिक घर्षण, जिसे हम रोलिंग घर्षण कहते हैं, रोलिंग घर्षण कहते हैं। तो आपका ऑप्शन ए सही है। देखिए आगे क्या लिखा है इसमें, तो आंसर में क्या लिखा है, जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उसकी गति के प्रतिरोध को लोटनिक घर्षण कहते हैं। लोटन घर्षण को कम कर देता है। किसी वस्तु को दूसरी वस्तु पर सरकने की तुलना में लोटन करना सदैव आसान होता है। चूंकि लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है, इसलिए अधिकांश मशीनों में सर्पण को बॉल बेयरिंग के उपयोग द्वारा लोटन से प्रतिस्थापित किया जाता है। छत के पंखों तथा साइकिलों में धुरी तथा नाभि के बीच बॉल बेयरिंग का प्रयोग करके सामान्य उदाहरण है इसके। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36। एक व्यक्ति कार में जो विराम में बैठा है, सड़क के कार के 4 पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया R है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र पहिए में प्रत्येक पर प्रक्रिया में क्या परिवर्तन आएगा? क्या परिवर्तन? यह R से अधिक होगा, यह R से कम होगा, यह R के बराबर होगा, या यह सड़क के पदार्थ पर निर्भर करेगा। तो ऑप्शन आपका सी सही है, यह R के बराबर होगा। तो देखते हैं कैसे बराबर होगा। देखिए, कार विराम की अवस्था में या सीधी समतल सड़क पर क्षैतिज गति के दौरान ऊर्ध्वाधर संतुलन में रहती है तथा इसका भार चारों पहियों पर समान रूप से विपरीत रहता है, जिससे सड़क दोनों ही स्थितियों में पहियों पर समान प्रतिक्रिया देती है। ऐसा न होने पर बल आघूर्ण उत्पन्न होने से कार अपने मार्ग से विचलित हो सकती है। अतः विकल्प सी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक ट्रैक्टर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है, तो तेल का मुक्त पृष्ठ किधर होगा? पीछे की ओर होगा। किधर होगा? पीछे की ओर होगा। जैसे मान लीजिए ये कोई क्या है? ट्रैक्टर है, मैं इसको ट्रक मान लेता हूं। इसमें जब कोई तेल भरा है, तो जब आगे की ओर जब ये ट्रैक्टर या ट्रक जाएगा तो तेल ऐसे होगा ना, उसमें इसका सरफेस ऐसे होगा। देखते क्या है, क्षैतिज बना रहेगा। क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर कम गहराई होगी। गलत है। क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी। ऑप्शन सी सही है। अब देखते हैं क्या लिखा। समतल सड़क पर समान त्वरण से गति करने के कारण ट्रैक्टर में उपस्थित तेल का मुक्त पृष्ठ क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन बाहरी पहियों पर उल्टेगा, अंदर के पहियों पर उल्टेगा, बाहर की तरफ फिसलेगा, अंदर की तरफ फिसलेगा। इनमें से कौन से कथन सही है? तो देखिए 1 और 3 आपका ऑप्शन हो जाएगा 1 और 3। ठीक, एक में क्या है? बाहरी पहियों पर उल्टेगा, तीसरा क्या है? बाहर की तरफ फिसलेगा। ठीक है, देखिए क्या लिखा है आंसर में। देखते हैं क्या लिखा है। वृत्ताकार पथ पर चलती हुई किसी वस्तु पर अभिकेंद्री एवं अपकेंद्री बल दोनों ही कार्य करते हैं, जो विपरीत प्रभाव से क्या लिखा है? जो विपरीत प्रभाव से वस्तु को संतुलित रखते हैं। यदि कोई गाड़ी वृत्ताकार पथ पर वांछित चाल के सापेक्ष तेज चल रही है तो वह मोड़ पर बाहर की ओर को फिसलने लगती है, परंतु तब घर्षण बल क्या होता है? भीतर की ओर लगाकर अतिरिक्त अभिकेंद्री बल प्रदान कर देता है। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर यदि सड़क का बाहरी हिस्सा उठा हुआ नहीं है तो तीव्र गति वाला वाहन बाहर की ओर फिसलेगा और बाहरी
पहियों पर उलट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं क्या है। किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद समतल जमीन पर लुढ़कती है। कुछ दूरी लुढ़कने के पश्चात रुक जाती है। गेंद रुकने के लिए धीमी होती है क्योंकि देखिए ऑप्शन में क्या है, क्योंकि बल्लेबाज ने गेंद को पर्याप्त प्रयास से हिट नहीं किया। वेग गेंद पर लगाए गए बल के समानुपाती है। गेंद पर गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य कर रहा है। वह बल कौन सा कार्य कर रहा है? घर्षण बल कार्य कर रहा है, इसलिए गेंद क्या है, कुछ दूरी जाकर रुक जाती है अर्थात धीमी हो जाती है। तो ऑप्शन आपका सी सही है। तो देखते हैं आंसर में क्या लिखा है। समतल जमीन एवं गेंद के मध्य उपस्थित घर्षण बल गेंद की गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है, अतः गेंद कुछ दूर लुढ़कने के पश्चात रुक जाती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 न्यूमेरिकल है। एक बस क्या लिखा है, एक बस एक निश्चित दूरी की पहली आधी दूरी v1, एक बस एक निश्चित दूरी की पहली आधी दूरी v1 से पूरा करती है तथा अन्य आधी दूरी v2 गति से पूरा करती है। पूरी यात्रा में बस की औसत गति क्या होगी? तो औसत गति आपका हो जाएगा 2v1 v2 अपान v1 प्लस v2। ठीक है, देखते हैं कैसे। माना बस द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है? d है। ठीक है, प्रथम आधी दूरी v1 में तय करता है, ठीक, तो हो जाएगा d/2। ठीक, और दूसरी अन्य आधी दूरी v2 से तय करता है, ये हो जाएगा d/2। ठीक, ये हो गया। ये देखिए d/2 पहली दूरी और ये दूसरी आधी दूरी हो गई। ठीक, प्रथम आधी दूरी तय करने में लगा समय t बराबर t1 हो जाएगा, तो t1 बराबर दूरी अपन चाल हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया फार्मूला। देखिए चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, समय अर्थात ये हो जाएगा t। ठीक, तो जब हम t निकालेंगे यहाँ से तो t बराबर हो जाएगा d/v, तो d हमारा क्या है d/2। ठीक, और अपन v हो जाएगा तो 2 नीचे आ जाएगा, तो हमारा हो जाएगा d/2v। ठीक है, यही फार्मूला यहाँ पर लागू किया गया है। ठीक, देखिए तो इसमें ये t1 बराबर आ गया और अब हम इसी प्रकार t2 बराबर निकालेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक, तो t1 अपन हम क्या करेंगे, तो पूरी दूरी हमको निकालना है ना, औसत दूरी जो औसत चाल है हमको पूरी यात्रा में निकालना है। ठीक, तो हम t1 प्लस t2 कर देंगे। ठीक है, तो t1 बराबर हमारा क्या है, t बराबर हम निकालते हैं t1 प्लस t2। ठीक है, t1 प्लस t2, ये देखिए t बराबर हमने निकाला t1 प्लस t2 से ये। ठीक, जब इसको सॉल्व किया मैंने, ठीक, तो t बराबर हमारा इतना आया। ठीक, t बराबर d v1 प्लस v2 अपान 2v1 v2। ठीक है, अब हम निकालते हैं औसत गति, तो कुल दूरी अपान कुल टाइम, तो कुल दूरी अपान कुल टाइम, कुल दूरी हमारी कितनी है d है और कुल टाइम हमारा कितना आया, इतना आया है। ठीक, ये कुल टाइम है, तो d से d हमारा क्या आ जाएगा, कट जाएगा, तो औसत गति ये वाला हिस्सा ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो औसत गति हमारी हो जाएगी 2v1 v2 अपान v1 प्लस v2। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 41। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र हमारा a बराबर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपान समय। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखिए वेग परिवर्तन होता है ना, वेग परिवर्तन अपान समय है ना, त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन अपान समय, तो वही ये फार्मूला है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? अपकेंद्रण। ठीक है, देखिए आंसर में क्या लिखा है, वह प्रक्रिया बल जो परिमाण में क्या लिखा है, वह प्रतिक्रिया बल जो
परिमाण में अपकेंद्री बल के बराबर होता है, परंतु जिसकी दिशा अपकेंद्री बल के विपरीत अर्थात केंद्र से बाहर की ओर होती है अपकेंद्री बल कहलाता है, अर्थात सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाता है। मशीन क्या है? वॉशिंग मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन आदि अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण। मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने के कारण कौन सा? अपकेंद्री बल। अपकेंद्री बल अर्थात सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने के कारण क्या है? अपकेंद्री बल है, अर्थात ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों यह चैप्टर कंप्लीट होता है। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने यांत्रिकी अध्याय की मुख्य बातें समझी। आपको मेरा एक सुझाव है, इस टॉपिक के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उन्हें जरूर हल करें ताकि आपकी समझ क्या है और मजबूत हो सके, ठीक है। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सुबह IAS एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली क्लास में हम इस अध्याय के और महत्वपूर्ण भागों को पढ़ेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं हम अगली क्लास में।